हाय, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज़ एट द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर पॉलिटी। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पॉलिटी को, इस खास डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पॉलिटी क्या है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सीरियस और एनडीए में इससे क्वेश्चन हमेशा बार बार ही पूछे जाते हैं। जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है और सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है, एन एन का मतलब नून। ठीक है, सो गुड आफ्टरनून। आज हम अपना वीडियोस और इस खास डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ले तो अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो कंस्टिट्यूट असेंबली हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा कंस्टिट्यूट असेंबली है, यानी कि किस चीज़ की असेंबली होगी? दैट टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली असेंबली का नाम है। क्या नाम है? कंस्टिट्यूट असेंबली। सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसका डिमांड कब हुआ? इसका डिमांड कब हुआ फर्स्ट टाइम? किसका? कंस्टिट्यूट असेंबली का। कब हुआ था? 1934 में कंस्टिट्यूट असेंबली का डिमांड उठा था। ठीक है, किसके द्वारा? दैट इज एम एन रॉय। वो कौन है? एम एन रॉय जी है। एम एन रॉय क्या थे? हमारे ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है, ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है, ब्यूरोक्रेट मतलब जैसे आईएएस वाईएएस होते हैं ना, आईएएस उसी टाइप के ये नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उस टाइम के। ठीक है, तो ये बहुत ही कम लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे, जो उस टाइम ब्यूरोक्रेट और आईएएस टाइप के कोई लोग थे उसमें, तो उसमें से एम एन रॉय जी एक थे। ठीक है, और सबसे पहले ये क्या थी? बस इसका आइडिया दिया था किसने? एम एन रॉय जी ने 1934 1934 में। बट ऑफिशियल डिमांड कब हुआ? 1935 में, एक साल बाद ही हुआ। किसके द्वारा? आईएनसी। आईएनसी मतलब नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। ये दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, 1884 में हमारा आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की हुई थी। किसने किया था? एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, एयू ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की थी। इसका फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें कौन से थे जो चेयरमैन थे? वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राज गोपालाचारी। ठीक है, सी राज थे। ठीक है, तो अब चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला चीज़ें पर। तो कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो किस पर बेस्ड थी? उसका इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? दैट इज़ द वोटिंग मेथड। ठीक है, ये वोटिंग मेथड होता है एडल्ट फ्रेंचाइजी। एफ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? एक वोटिंग मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो भी एडल्ट होते हैं, एडल्ट एडल्ट मतलब जो 18 ईयर्स की एज को पार कर चुके हैं, उसको क्या कि एक वोटिंग का राइट होता है। वोटिंग राइट, वोट टू राइट, सॉरी राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू वोट होता है। ठीक है, यानी कि वोट का राइट है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसके बेसिस पर? सेक्स के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर, कास्ट, और कोई भी किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइजी। कोई भी एडल्ट जो कि वोटिंग का राइट रखता है उसको किसी भी चीज़ पर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी कि सबका जो वोटिंग का जो राइट है वो सबका इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करने के पीछे कौन सा चीज़ है रिस्पॉन्सिबल? वोटिंग मैथड, दैट इज एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे क्या हुआ? जब हमारा एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू वोटिंग होगा तो उससे पहले क्या हुआ था? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या था 1940 में? ये क्या था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एक्सेप्टेंस दे दी थी। किसको? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फॉर्म करने के लिए एक्सेप्टेंस उस टाइम मिल गया था। किसके थ्रू? अगस्त ऑफर के थ्रू। इसके बाद क्या हुआ? जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया, इसके बाद क्या है? क्रिप्स मिशन प्लान। ये जो आपको क्रोनोलॉजी दिखाई दे रही है ना, ये आपको याद रखना है। जैसे क्या होगा? आपके जो एग्जामिनेशन होगा वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन प्लान कब हुआ? क्रिप्स कोई एक आदमी था, कोई जो क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया इंडिया में, एक
आदमी था, आदमी मतलब इस तरह से कोई ऑफिसर ही था, ठीक है। तो क्रिप्स, कोई कई लोग लॉर्ड क्रिप्स ऐसा कुछ लिखते हैं, तो लॉर्ड नहीं थे यार, वो सब हमारे देश पर राज किया, हमको लूटे हैं, तो उसको हम लॉर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जैसे लॉर्ड कई सारे ऐसे जो वायसराय थे इंडिया में, वो सब लॉर्ड आगे लगा कर बोला जाता है, बट हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे देश को लूटा है, ठीक है। तो उसको हम लॉर्ड नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन प्लान के बारे में जानते हैं। जो क्रिप्स कोई एक ऑफिसर था, वो आया क्रिप्स मिशन प्लान 1940 में, 1942 में, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान इंडिया में आया, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया, एक प्रपोजल रखा गया कि जो क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया विथ ड्राफ्ट प्रपोजल, यानी कि उसने एक प्रपोजल के साथ है 1942 में, किसके किस बेसिस पर, यानी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अडॉप्टेशन के बेसिस पर। क्या होगा अडॉप्ट, कब होगा, जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो जाएगा तब हुआ। लेकिन क्या उसी टाइम से जो ये क्रिप्स मिशन प्लान था, जो क्रिप्स का प्रपोजल था, उसको किसके बेसिस मुस्लिम लीग ने उसको बाइकआउट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वो जो मुस्लिम लीग थे वो क्या चाह रहे थे, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड किए थे उन्होंने, क्योंकि उस टाइम ये मुस्लिम लीग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात चालू हो चुकी थी। इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी वो चाह रही थी कि पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो, इंडिया के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, किसके, क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल था क्रिप्स का, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग कर रही थी। क्यों, क्योंकि दो ऑटोनोमस स्टेट बनने वाले थे, इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम, इंडिया जो जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म, हाँ, नवंबर 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली फॉर्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी हमारा इस डेट को हमेशा याद रखना, नवंबर 1946, ठीक है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ तब उसमें कितने मेंबर थे, दैट इज़ 389 मेंबर्स थे उसमें, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389। ये नंबर आपको याद ही रखना पड़ेगा, 389 इज़ द नंबर, ओके। और उसमें क्या थे, जो 286 मेंबर थे वो कहाँ से आए थे, ब्रिटिश इंडिया से आए थे। ब्रिटिश इंडिया मतलब देखो जैसे हमारा स्लाइड एक ले लेते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया, सॉरी 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 ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं, ये इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इधर ऐसे मान लेते हैं, ऐसे इंडिया को बना लेते हैं, ठीक है। तो जो जो ये मान लेते हैं कोई ये ब्रिटिश ये चार इलाके हमने बना लिया, तो ये एरिया में अगर मान लेते हैं ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था। ये अगर ब्रिटिश रूल, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आएगा, ये भी ब्रिटिश। लेकिन उस टाइम भी भारत में कई ऐसे स्टेट थे, ऐसे जगहें थी जहाँ पर वो राजा वाला सिस्टम था, तो वो क्या थे, उसको प्रिंसली स्टेट कहा गया, यानी कि राजकुमार वाला, ठीक है। प्रिंसली स्टेट वाला कई सारे वहाँ पर उस समय राजे थे, ठीक है। तो वहाँ से भी हुआ था ऐसा कुछ, ठीक है। तो 286 मेंबर कहाँ से आते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टेट आर वॉज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 286 मेंबर कहाँ से थे, ब्रिटिश इंडिया से आए थे। और 93 मेंबर कहाँ से आए थे, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ पर राजा वाला सिस्टम था, ठीक है। तो वहाँ से ये आए थे, ठीक, उसके प्रिंसली स्टेट उनको कहा गया। 286 मेंबर, ये नंबर आपको याद रखने पड़ेगी, ये दोनों मेंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो अगला पॉइंट है यहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 कम्युनिटीज़, यानी कि 3 पार्ट में बटा हुआ था। जो ब्रिटिश इंडिया की कम्युनिटीज़ थी, यानी कि जो जातिगत वैसी चीज़ें थी, वो 3 पार्ट में बटी हुई थी। पहला क्या था, मुस्लिम, यानी कि पहला कम्युनिटी का कहाँ क्या नाम था, दैट इज़ मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम, और सेकेंड का क्या था, सिख्स। और जर्नल में क्या आते थे, मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो सब आते सब जर्नल के अंदर आते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज़ है, एक तो मुस्लिम थे, फिर सिख्स थे, और जर्नल के अंदर क्या आते थे, दोनों, सब कुछ आएगा एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स, ठीक है। मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी उस टाइम इंडिया में जातियाँ थी, जो भी था कास्ट सिस्टम था, उसमें सब मुस्लिम और सिख को छोड़कर सब जर्नल के अंदर आते थे, ठीक है। हिंदू भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है।
अब जो हमारा उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ, उसके मेंबर कैसे चुने गए, दैट इज उसका प्रोपोर्शन क्या था, यानी कि जो वन मेंबर था, यानी कि जो एक मेंबर था वो क्या कर रहा था, 1 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन को वहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा था इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो यानी कि 1 मेंबर इक्वल टू क्या होता, 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख जो पीपल थे, इंडिया की जनसंख्या थी, उसको ये रिप्रेजेंट करता था। उसी टाइप से क्या हुआ, 286 मेंबर कहाँ क्या, 1 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जो वोटिंग मैथड था इसको चुनने का, किसको, इतने जो क्या कहते हैं, जो 86 मेंबर या 93 मेंबर को चुने गए थे, ये किसके बेसिस पर चुना गया, उस वोटिंग सिस्टम का क्या नाम है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये आपको वर्ड याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत तगड़े तगड़े वर्ड है। आपको जो एनडीए और सीडीएस के एग्जाम होते हैं ना, इसमें ऐसे ही वर्ड देकर आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आप बड़े वर्ड देकर पहले ही घबरा जाते हो, आप उसको सही से रीड नहीं करते। अगर आप रीड कर लेते हो तो बहुत चीज़ आपको समझ में आ जाती है, बट वहाँ पर आप रीड ही नहीं करते, इसीलिए सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर रीड करना पड़ेगा, रीड की हैबिट डालनी पड़ेगी, तभी होगा, ठीक है। तो हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, हाँ ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से क्वेश्चन जहाँ से फॉर्म होते हैं वहीं सब है, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं आपको कुछ फालतू चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, बहुत चीज़ें सीख कर जाने वाले हो, ठीक है। और ये चीज़ों को हमेशा रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वो क्या थे, नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, वो डायरेक्ट जो वहाँ के राजा थे उसके द्वारा चुने गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जनता ने नहीं चुना था, उसको नॉमिनेट किया गया था, प्रिंसली जो स्टेट थे वहाँ के राजा थे, ठीक है। और इलेक्शन कब हुआ किसका, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन था वो कब स्टार्ट हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट डेट एंड ईयर, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और एंजॉय भी नहीं कर रहे तो थोड़ा सा पढ़ना बोरिंग होता है, ठीक है। करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, पढ़ना इज़ बोरिंग, बट फिर भी एक बार पढ़ लो, ऑफिसर बन गए, अग्निवीर बन गए, कुछ भी बन गए तो खुश हो जाओगे यार, आपका ये जो पढ़ाई है वो सफल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही बिना मन लगाकर पढ़ते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना, इसीलिए पढ़ो, थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि तुम्हें अपना सपना, अपना ड्रीम को फॉलो करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टाइम क्या हुआ था, जो 389 जो सीट्स थी वो तो हो गई थी 389, उसमें से क्या हुआ कि जो कितनी सीट, जब वहाँ पर इलेक्शन हुआ तो उसमें कितनी सीट आईएनसी के पास आई, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, 2086, ठीक है। 208 सीट्स किसके पास आई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आई। और 73 सीट्स किसके पास आई, मुस्लिम लीग के पास आई, जो हमारी मुस्लिम लीग थी उस टाइम की, वहाँ पर 73 सीट्स उन्होंने जीता। और छोटे छोटे बाकी जो 15 सीट बची वो छोटे छोटे जो ग्रुप थे उन्होंने जीता, ठीक है। और इंडिया के जो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी जी वाला, क्योंकि गांधी जी को जानते होंगे, गांधी जी पूरे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनके वो की पॉइंट पर हमेशा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट ही नहीं थे, कौन, गांधी जी। बाकी जो बड़े बड़े जो नेता थे उस टाइम के एक्टिव, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहीं ना कहीं पार्ट थे, बट गांधी जी एक ओनली ऐसे नेता थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट ही नहीं थे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन इसी के साथ बनता है, हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और उसमें क्या है, मुस्लिम लोगों ने बाइकआउट ही कर दिया, पहला ही जब ये मीटिंग हुआ और उसी को यस ने बाइकआउट कर दिया। तो दैट इज़ बैड थिंग। उस टाइम पाकिस्तान का डिमांड उठ रहा था, इसीलिए ये मुस्लिम सब कर रही थी, ठीक है। तो जब फर्स्ट मीटिंग हुआ तो वहाँ पर उसको रूल करने के लिए उस मीटिंग को कोई चेयरमैन चाहिए होगा। तो उस टाइम टेम्प्रोरी चेयरमैन किसको बनाया गया, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा,
क्यों इनको बनाया गया? क्योंकि उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा एजेड थे, यानी कि सबसे एक्सपीरियंस पर्सन थे, इसीलिए उन्होंने इसको बनाया गया। और इसके बाद क्या किया, अगले ही जो मीटिंग हुई उसमें किसको चुन लिया गया परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि बाद में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम याद रखना पड़ेगा। और क्यों इनको चुना गया टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में? बिकॉज ऑफ इट्स एज, हिज एज, ठीक है, उनका एज ऐसा कुछ था, यानी कि वो सबसे सीनियर मोस्ट थे, इसीलिए उनको चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में। फिर इसका परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। सो अब इसके बाद ये सब चीज़ें तो चल रही थी उस टाइम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर, बट वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी एक चीज़ आई, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक जो फंडामेंटल फिलॉसफी होगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप से बनेगा, तो उसका क्या था? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसी को कहा जाता है, यानी कि उसके अंदर शर्तें लिखी गई, इंडिया का संविधान का नेचर कैसा होगा, वो किस तरह से होगा, लोगों पर किस तरह से लागू होगा, वो सारी चीज़ें किस में लिखी गई थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको किसके द्वारा लाया गया? पीटी नेहरू, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनके द्वारा ये लाया गया, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया, ठीक है। अब ये कब लाया गया? ओ आर का मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय पीटी नेहरू। पीटी मतलब पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फोर्स किया गया, यानी कि लागू कर दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर, ठीक है। जब इतना चल रहा था उस टाइम क्या था, पार्टी माउंट बेटन प्लान आया, यानी कि जब 1946 में ये सब चीज़ें चल रही थी उस टाइम क्या हुआ, माउंट बेटन प्लान को लाया गया। ये किससे रिलेटेड था? पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जब पार्टीशन होगा, भारत और पाकिस्तान बनेंगे, किसके बेसिस पर? तो उसने एक माउंट बेटन नाम का कोई आदमी था, वो आया इंडिया में, ठीक है। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को बांट दिया। कब माउंट बेटन प्लान आया? इस डेट को याद रखना, 3 जून 1947, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान लेकर आया गया, ठीक है। अब देखो थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट भी जान लेते हैं, यानी दो पार्ट में बटा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि देखो उस टाइम इंडिया में कोई रूलिंग गवर्नमेंट भी नहीं था और किसी को पता नहीं था कैसे देश को चलाते हैं, बहुत ही इंडिया की स्थिति उस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो उस टाइम ये देखा गया कि चलो ठीक है, नेहरू जी। तो उस टाइम ये देखा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसके दो पार्ट बनाए गए। एक लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो टेम्प्रोरी बेसिस पे इंडिया को गवर्न करेंगे, उसके चेयरमैन कौन थे? जीवी मालवनकर, मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर थे किसके? लेजिस्लेटिव बॉडी के, उन्होंने उस समय चेयरमैन थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रही थी, बना रही थी, वो किसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये उस समय गवर्नमेंट जो नहीं थी उस टाइम, तो इसको गवर्न करने के लिए टेम्प्रोरी बेसिस पे कर रहे थे, जैसे उनसे हो रहा था। उसके चेयरमैन कौन थे? जीवी मावलंकर। और इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थे जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान को बना रही थी, उनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसको क्वेश्चन मैंने पहले ही कवर कर लिया, ठीक है। जब इतना चीज़ें हो गई, इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर पार्टीशन, यानी जब हमारा जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इसके बाद क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी वो विथड्रॉ कर गई, यानी कि वो अपना जो मेंबर थे उनको अपने एरिया में लेकर चले गए। कितने सीट के साथ? 90 सीट के साथ। अब इंडिया में सीट्स कितनी बची होगी? 389 सीट्स थी, अब उसमें से 90 चली गई तो कितना होगा? यानी कि 299 सीट्स बची थी उस टाइम इंडिया के पास, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यानी कि 90 सीट्स के साथ क्या थी, वो उन्होंने मुस्लिम लीग विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। पाकिस्तान को भी गवर्न करना था इसलिए उसने कर लिया ये सब चीज़ें, ठीक है। अब कुछ मेजर स्टेप्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा लिए गए थे, वो क्या चीज़ें क्या थी? मेजर स्टेप्स, ठीक है, क्या थे? फर्स्ट था कि जो इंडिया की मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ गेम में, उन्होंने इसको तय किया। कब किया गया? ये सब डेट आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको आप लिखते जाए नीचे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको एक बार रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है।
सॉरी। तो इंडिया की मेंबरशिप क्या थी, कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने फिक्स किया, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है। और इसी टाइम क्या हो, इंडिया के फ्लैग को भी बना दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। कब, 22, ये डेट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस डेट को भूल नहीं सकते, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए खाना, ठीक है। तो खाना भी खाओ और इसको भी खाओ, ठीक है, दोनों चीज़ को खाते रहो, कि ये बहुत ही ज़्यादा, ये आपको डेट, यानी जो नेशनल एंथम कब इसको एक्सेप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग को कब एक्सेप्ट किया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इस डेट को बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला चीज़ें हम करते हैं, देखते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसके सेशन भी होंगे, तो उसके सेशन कितने बार हुए थे, टोटल सेशन कितने हुए थे, 11 सेशन किए गए थे, और टाइम कितना लिया था, 11 सेशन, ठीक है। ये जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होते हैं एनडीए और सीडीएस में और सीएपीएफ में भी, ठीक है। तो 11 सेशन हुए थे, और कितना टाइम लगा था हमारे संविधान को बनने में, 2 वर्ष एंड 2 ईयर्स 11th मंथ 18 डेज के अंदर हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और उसके सोर्सेज कहाँ थे, यानी कि हमने देखो, आपने थोड़ा सा भी संविधान को पढ़ा होगा तो आपने ये सब नोटिस किया होगा कि जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से लिया गया है, आयरलैंड से और बहुत सारे देशों से हमने कॉपी किया है, ठीक है। तो वो सब कॉपी में कितने देशों से हमने कॉपी किया, टोटल 90, यानी कि जो सॉरी 60 जो कंट्रीज है उनके उनसे हमने कॉपी किया है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट सेशन था वो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान तो वो लागू होने वाला था, तो 24 जनवरी 1950 को हमें क्या किया गया, इसको लास्ट सेशन था उसका, उसी समय क्या किया गया, टफ इंडिया को चूज किया गया, इलेक्ट किया गया, किसको, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने चुन लिया तो हमारा अब एक प्राइम मिनिस्टर को भी ज़रूरत पड़ने लगी हमारे देश को चलाने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो आप तो जानते होंगे, प्रेसिडेंट इज जस्ट क्या कहते हैं, वो हमारा सब कुछ होता है, बट जो मेन पावर होता है सब प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, तो प्राइम मिनिस्टर भी तो चाहिए होता। तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कब किया गया, 1951 से 1952 के बीच में फर्स्ट हमारा जो जनरल इलेक्शन था, जो लोकसभा का चुनाव था, वो पहला कब किया गया, 1951 से 1952 के बीच में किया गया, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनकर आए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को इनको चुना गया, इन्होंने, जनता ने इनको इलेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, आगे देखते हैं। हाँ, आपको एक कमेटी के चेयरमैन को आप, क्योंकि देखो उस समय कमेटी भी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी उसमें कई सारे कमेटी भी बनी थी, तो उस कमेटी के अंदर बहुत सारे कमेटी भी बनी थी, ठीक है, यानी असेंबली के अंदर बहुत सारी कमेटी बनी थी। अब इसको आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये चेयरमैन है और ये कमेटी का नाम है, ठीक है, कमेटी और चेयरमैन, सी। तो यूनियन पावर कमेटी, हाँ, पंडित नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित नेहरू इनके जो चेयरमैन हैं, ठीक है। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको क्या कहा जाता है, मनु भी कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मॉडर्न मनु। और एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सरदार पटेल जी, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। तो ये कमेटी के नाम है और उनके चेयरमैन के नाम है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कमेटी है, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, क्योंकि ये कमेटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, दैट इज़ 29 अगस्त 1947 को इसका चुना गया, इसको बनाया गया, ठीक है, सॉरी चुना नहीं गया, इसको बनाया गया, इसको फॉर्म किया गया कब, 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। पहला, इस मेंबर को आपको याद होना, ये बहुत ही ज़्यादा जो नीले नीले करके ये बनाए गए ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सैदुल्ला, माधवराव। हाँ, माधवराव, और इसके बाद इनको हेल्थ इश्यूज के कारण बी एल मित्तर को फिर यहाँ पर इस मेंबर में चुना गया। इनको हटा दिए गए माधवराव को, और बी एल मित्तर को हट लेकर आया गया। क्यों? क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे उनके। अब टी टी कृष्णमाचारी, इनको रिप्लेस किया गया क्योंकि इनकी मर गए थे वो उस टाइम। ठीक है, तो डी पी खैतान उस टाइम उनकी जगह लिया। ठीक है, तो मेन इसमें ये प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके 7 मेंबर थे। ठीक है, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट भी जान लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे संविधान की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटीज में से एक है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो फर्स्ट उसमें ड्राफ्ट मतलब कोई पार्ट। ठीक है, संविधान के कुछ पार्ट को कब किया गया, इसको फर्स्ट ड्राफ्ट कब दिया गया? 1948 में, फरवरी 92nd ड्राफ्ट, फिर थर्ड ड्राफ्ट। ये सब डेट्स आपको बहुत ही अच्छे से ऐसी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। थर्ड हमारा इसमें कितने ड्राफ्ट हुए थे हमारे संविधान के? 3 ड्राफ्ट थे। सबसे लास्ट वाला कब हुआ? 4 नवंबर 1948 को। और हमारा संविधान लागू कब हो गया था? देखो, 4 नवंबर 1948 को हमने नहीं, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सौंप दिया था चेक करने के लिए, इसमें गलतियां ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये जब पूरी तरह से कब तैयार होगा? तो जब हमारा संविधान बन गया तो उसके बाद उसके कुछ ड्राफ्ट भी थे। ड्राफ्ट मतलब कोई संविधान का छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट भी आए थे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट को कब सबमिट किया गया? 1930 फरवरी 1948 में। फिर सेकंड कब? अक्टूबर, यानी कुछ महीने बाद इसको किया गया। फिर 4 नवंबर 1948 में जो फाइनल ड्राफ्ट था वो किया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो संविधान था उसकी अब रीडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जो हमारा प्रिपेयरिंग, यानी ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में टाइम कितना लगा? 140। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, याद कर सकते हो। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। तो आपको कितना ड्राफ्ट हमारे संविधान में थे? 3 ड्राफ्ट। लास्ट ड्राफ्ट कब किया गया? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, इसके बाद अब रीडिंग स्टार्ट हुई, और फाइनल रीडिंग कब हुई थी? 14 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो फुल तरीके से इम्पोज करने के लिए हमारे जो देश है वो रेडी था एकदम। लेकिन 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि हमें 26 जनवरी को ही लागू करना था। क्यों 26 जनवरी को ही लागू करना था? क्योंकि हम उस दिन 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो 26 जनवरी था वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक मायने रखता था, क्योंकि उस दिन हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे। इसीलिए ये 26 जनवरी का ही डेट को चूज किया गया लागू करने के लिए, पूरे देश में संविधान को लागू करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला चीज़ें है, फाइनल रीडिंग आपको याद होनी चाहिए। 3 रीडिंग थी और 3 ड्राफ्ट किए गए थे। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कुछ भी याद ना हो बट ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी? एक प्रियम्बल था। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना था। हमारे जो पहली जो पेज होता है प्रस्तावना संविधान को, प्रियम्बल था। और कितने आर्टिकल्स थे, कितने ज़्यादा अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 शेड्यूल्स थे, और 22 पार्ट में हमारा संविधान उस टाइम का था। ठीक है, अब चीज़ें कुछ और है, मॉडर्न बनूँ, यानी कि चीज़ें आपको उस टाइम के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। और मॉडर्न मनु और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसको कहा जाता है? मॉडर्न मनु। ये आपको उपनाम याद रखना है, सब जो टाइटल है उसका ये याद रखना पड़ेगा टाइटल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न मनु के भी नाम से जाना है। मॉडर्न मनु कहने का मतलब क्या है? क्योंकि मॉडर्न मनु का मतलब क्या होता है? मॉडर्न मनु मतलब जैसे आप आपने कभी महसूस किया होगा कि हमारा जो संविधान है वो ऑब्सलीट क्यों नहीं होता, क्यों आउटडेटेड नहीं हो जाता? ऐसा क्या हो, इसमें क्या खास है? तो दैट इज सोच ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके द्वारा ही उस टाइम संविधान को लीड किया गया, टीम को, तो इन्होंने के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो उस टाइम की इनकी दूरगामी सोच थी कि जिसके द्वारा आज हम इस संविधान को भी यूज़ कर पाते हैं। नहीं तो कई चीज़ें समय के साथ साथ पुरानी हो जाती है, बट हमारा संविधान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनको मॉडर्न मनु के नाम से, क्योंकि इन्होंने एक आधुनिक संविधान लिखा था, बहुत लोगों से, बहुत देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें लेकर। ठीक है,
तो जो हमारा संविधान था, यानी जो मॉडर्न मनु था, सॉरी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनको मॉडर्न मनु और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, 26 नवंबर जब 1949 को हमारा संविधान जब बनकर पूरी तरह से रेडी था, उस टाइम कुछ आर्टिकल्स हमारे देश पर इम्पोज कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको जो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक देश के सिटीजन हैं, तो आपको पता होनी चाहिए हमारे जो पहले के लोग थे वो कितने स्ट्रगल करके ये चीज़ें बनाए हैं, ठीक है। उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे चीज़ें हम जान लेते हैं और चीज़ें, ये लास्ट हमारा पेज है, हम इसके बाद, ठीक है। तो उस टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसका सिंबल क्या था, दैट इज एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं, एलिफेंट, हाथी। हाथी था किस चीज़ का सिंबल, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, असेंबली का सिंबल था, ठीक है, यानी कि प्रतीक था, ठीक है। और चीज़ें क्या थी, जो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, BN राव, ये भी ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट में ये भी IAS वाइज थे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम हमारे जो देश में IAS की बहुत ज़्यादा कमी थी, यानी पढ़े लिखे लोग की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, ठीक है। इसीलिए ये एक IAS थे, BN राव, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन था, HVR लयंगर, ठीक है। ये सब, इसको आप नाम को याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये 3 इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 3 जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कैलीग्राफर कौन था, यानी कैलीग्राफर मतलब जो लिखने वाले थे, सुंदर राइटिंग लिखने वाला इंग्लिश का, ये इंग्लिश के कैलीग्राफर थे, कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा जी से, इंग्लिश के कैलीग्राफर। और आर्टिस्ट कौन थे, जो सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दोनों थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी, उन्होंने चित्रकारी की आर्टिस्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। और हिंदी कैलीग्राफर कौन था, VK वैद्य, VK वैद्य। तो इतना चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो पता कर लो, ठीक है। तो बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो, बहुत ही अच्छा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में कितने रुपए लगे थे, 64 लाख, ठीक है। 64 लाख का खर्चा आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें, हम अपने आपके लिए ऐसे तगड़े तगड़े कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग।